नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है दिखावा। अरे विनय, माँ कह रही थी कि तुम बाबूजी की तेरहवीं की रस्म एक मंदिर में कर रहे हो। दीपक ने अपने छोटे भाई विनय से कहा। हाँ भैया, माँ सही कह रही है। आप तो जानते ही हैं, बाबूजी को लिवर का कैंसर था, जिसमें उनकी हर महीने कीमोथेरेपी होती थी। बाबूजी के इलाज में बहुत पैसे लग गए थे। छोटी कंपनी होने की वजह से मेरी कंपनी में इंश्योरेंस की सुविधा भी नहीं थी, इसलिए इलाज के लिए कंपनी से भी कोई पैसा नहीं मिल पाया था। बाबूजी बेचारे हमेशा कहा करते थे अपना इंश्योरेंस कराने के लिए, लेकिन मेरी बुद्धि ने काम नहीं किया। खैर, मुझे शिकायत नहीं रहेगी कि मैं अपने पिता के लिए कुछ नहीं कर पाया। पैसे का क्या, उनका आशीर्वाद रहा तो फिर कमा लूंगा। वह तो ठीक है, लेकिन लोग क्या कहेंगे? सारे रिश्तेदार आएंगे और मेरी जान पहचान के लोग भी काफ़ी बड़े बड़े घरों के हैं। सब लोग यही कह देंगे इतना बड़ा व्यापार है बड़े बेटे का। लेकिन फिर भी अपने पिता की तेरहवीं में पैसे खर्च नहीं हुए दोनों भाइयों से। आखिर उनका आखिरी काम है, तो हमें दिल खोलकर पैसे खर्च करने ही चाहिए। मैं आज ही एक बैंकेट हॉल बुक कर देता हूँ। बेशक मंदिर बहुत बड़ा है, लेकिन आजकल कौन तेरहवीं की रस्म भी मंदिर में करता है। छोटे से छोटे लोग भी छोटा सा बैंकेट हॉल बुक करा ही लेते हैं। वह तेरे अकेले के पिता नहीं थे, मेरा भी कुछ फर्ज है उनके लिए। लेकिन भैया, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है, मैं आपसे कोई पैसा नहीं लूँगा। हम सभी लोगों को आदर के साथ बुलाएंगे। जरूरी तो नहीं खाने में बहुत सारा सामान ही बनवाया जाए। जो बाबूजी को पसंद था वह सब कुछ मैंने हलवाई से बनाने के लिए कह दिया। पंडित के भोज के लिए और दक्षिणा के लिए भी जैसे जैसे पंडित जी ने बताया था सब कुछ वैसा ही किया है। माँ से भी सब कुछ पूछ लिया है। माँ की भी यही इच्छा है। मुझे दिखावे में कोई यकीन नहीं है। लोगों का तो काम ही होता है बातें बनाना। हम किसी की सोच को नहीं बदल सकते। जिसे जो कहना है वह हर तरह से ही कहेगा। मुझे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी आत्मा को तसल्ली है कि बाबूजी के जीते जी हमने किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, ना ही उनके इलाज में कभी कोई कटौती की। और इसमें मेरी पत्नी शिखा ने भी मेरा पूरा साथ दिया है। मुझे पता है मेरे बाबूजी की आत्मा मुझसे खुश है। मुझे लोगों के कहने या ना कहने का कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। मैं अभी के अभी बैंकेट हॉल बुक करा रहा हूँ। दीपक थोड़ी ऊंची आवाज में बोला। कोई ज़रूरत नहीं है दीपक, उनकी माँ सविता जी ने पीछे से कहा, जो बहुत देर से सब कुछ चुपचाप सुने जा रही थी। आज तुम्हें लोगों के कहने की चिंता हो रही है। उस समय तो तुम्हें कोई चिंता नहीं हुई जब तुम्हारे बाबूजी बिस्तर पर पड़े थे। मैंने तुमसे तब भी कहा था थोड़ी सी मदद करने के लिए अपने छोटे भाई की, लेकिन तब तो तुम्हारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं निकली। तुमने बिना किसी अपेक्षा के सारा खर्च अकेले विनय ने ही उठाया। इसने और इसकी पत्नी ने दिन रात एक कर दिया था इनकी सेवा में। एक ही शहर में रहने के बावजूद तुम दोनों पति पत्नी तो हफ्ते में एक बार ही औपचारिकता के तौर पर आते थे। क्या उस समय वो तुम्हारे पिता नहीं थे? अगर विनय भी तुम्हारे जैसा ही हो जाता तो पता नहीं फिर तुम्हारे बाबूजी की बीमारी की वजह से क्या हालत हो जाती। कहते कहते सविता जी रो पड़ी। अपने आंचल से अपने आंसू पोंछते हुए उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता यूं ही विनय को श्रवण कुमार नहीं कहते थे। जीते जी तो तुमने उनका कोई ख्याल नहीं किया। अब मरने के बाद यह सब ढकोसला दिखावे की कोई ज़रूरत नहीं है। और विनय, तुम समाज की चिंता मत करो। तुम्हारे पिता तुमसे पूरी तरह संतुष्ट थे। मेरे लिए यही काफ़ी है। अपनी चादर के अनुसार ही इंसान को पैर पसारने चाहिए। अपनी माँ के मुँह से ये शब्द सुनकर दीपक की आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। सही तो कह रही थी सविता जी। इतना पैसा होने पर भी उसने अपने पिता की बीमारी में कोई पैसा खर्च करना जरूरी नहीं समझा था। फिर उनकी मृत्यु के बाद उनकी आखिरी रस्म में
क्या दिखावा करना। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।